नमस्कार साथियों, ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। 3 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और 3 चरणों के चुनाव समाप्त होने के बाद पूरे देश से जो चीजें छन के आ रही हैं, जो पूरे देश में हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, उन लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ मित्रों को हो सकता है अच्छी नहीं लगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ इसी तरह की दिख रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार से। बिहार में जिन 5 सीटों पे चुनाव हुआ, उन 5 में से 2 पे स्थिति खराब दिख रही है। महाराष्ट्र में जिन 11 सीटों पे चुनाव हुए, उसमें 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है, जबकि असम, बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन जगहों पे जहां एक क्लीन स्वीप था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए गठबंधन का, वो क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। अब जैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हमने बताया कि 6 सीट, लेकिन इसको आप 4 से 6 मान लीजिए। हम थोड़ा सा मतलब निगेटिविटी मान के ही चलते हैं, थोड़ा अंतराल कम मान के ही चलते हैं। तो और बंगाल में जिन 4 जगहों पे चुनाव हुए थे, उसमें 4 में से कोई भी बीजेपी का नहीं था, हालांकि 1 सीट वहां बीजेपी को आती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 11 सीटों पे जहां चुनाव हुए थे, 11 में से 7 सीटें आप एनडीए को दे दीजिए, 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में भी 14 सीटों पे चुनाव हुए थे, उसमें 8 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक लगभग हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो पूरे हिंदुस्तान में के जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन लोगों की जो रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्टिंग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जिन 10 जगहों पे चुनाव हुए थे, उसमें 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बिहार में 2 सीटों पे बिहार की स्थिति गड़बड़ दिख रही है, जिसमें कि खगड़िया है और एक अररिया है। तो मान लीजिए कि खगड़िया अगर किसी दृष्टिकोण से सीट निकल भी जाता है, तो अररिया में स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, और वहां से आरजेडी जीत का परचम लहरा सकती है। मध्य प्रदेश में भी 9 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। गुजरात में 26 जगहों पे मतदान हुए थे, और इसमें मात्र 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यह कुल मिला के अगर आप माने तो 19 से 20 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार का जो परसेप्शन है बीजेपी का, वो परसेप्शन पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। जैसे आपको महाराष्ट्र की बात बताना कि कोकण, जो मराठवाड़ा का जो पार्ट था, रत्नागिरी का जो इलाका है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना दिख रही है। कर्नाटक में जो उत्तरी कर्नाटक है, उत्तरी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी जो मुलायम सिंह यादव का इलाका था, जिसको कि यादवों का गढ़ बताया जाता है, उन सीटों पे, हालांकि उन सीटों पे पिछली बार भी 2019 के चुनाव में भी दबदबा था, लेकिन अभी जो है वो स्थिति गड़बड़ दिख रही है। और आपको एक चीज मैं बताऊं कि 283 सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और तीसरे चरण में 93 प्लस 1, चूंकि सूरत का फैसला हो चुका है, तो 94 सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें से पिछली बार 2019 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथ थी, लेकिन इस बार वो घट के 60 तक आने की स्थिति बन रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 60 सीटें
बीजेपी को अगर 20-22 सीटों का नुकसान अगर हो रहा है, तो इनका तो 303, जो कि पिछली बार इनको भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो 303 में से भी सीटें घट जाएंगी। तो ये एक मुश्किल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर बन रही है। एनडीए गठबंधन के लिए, हालांकि सरकार एनडीए गठबंधन की बन जाए ऐसा दिखता नहीं है। सरकार तो किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके बीजेपी की ही बनेगी, बीजेपी एलीज के बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं रहेगी जितनी मजबूत स्थिति में 2019 में थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस विकास की बात की जा रही है, वो विकास लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। कारण इसका यह है कि हम धारा 370 की बात करें, हम राम मंदिर की बात करें, लेकिन विकास और इनका जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे गौण हो गए हैं और विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को असल मुद्दा बनाने में सफल हो गया है, जहां बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे भारतीय जनता, मुझे याद है कि पहले अगर आपको बैंक से कोई ऋण लेना होता था तो आपको बड़ी आपका जूता घिस जाता था बैंक में कागज और बैंक में संपर्क बनाने में। अभी स्थिति है कि 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन बहुत आसानी से, मतलब अगर आप सही में व्यापार कर रहे हैं तो बहुत आसानी से मिल जाता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, उस इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने काम किए हैं, कोई दो राय इसमें नहीं है। चीजें बदली जरूर हैं, लेकिन जो पिछले करीब, मतलब जब से हम लोग अपनी पत्रकारिता में हैं, करीब 30 वर्ष हो गए हमको पत्रकारिता में, तो इन 30 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं कि सारा समीकरण चुनाव के 72 घंटे पहले आके कास्ट लाइन पे सेट कर जाता है। और बिहार की स्थिति तो स्पष्ट आपको बता दें कि जैसे अभी अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए, और अनंत सिंह और अशोक महतो दोनों के बीच में बिल्कुल ताल ठोक के तैयारी चल रही है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। क्या होगा चुनाव में, ये तो चुनाव 4 जून को पता चलेगा, लेकिन परिस्थितियां जो है वो कास्ट लाइन पे धीरे धीरे सेट कर रही हैं और विपक्ष इसको अगड़े और पिछड़े की लड़ाई बनाने में लगभग सफल हो गया है। तो कुल मिला के अगर आप हम देखें तो बिहार में भी भारतीय ये एनडीए गठबंधन को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, और पूरे देश में अगर हम देखें तो 20-22 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। ये जो परसेप्शन है भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार, वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। साथियों, ये जो कैलकुलेशन हमने आपको बताया, ये कैलकुलेशन मेरे जो विभिन्न पत्रकार मित्र हैं पूरे देश में, उनके यहां से फीडबैक लेने के बाद, आज चुनाव बीत जाने के 2 दिन बाद मैं ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, और बहुत मंथन के बाद, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बहुत सारे जो पत्रकार मित्र हमारे हैं, जिन लोगों ने अपना अपना वीडियो इसके पहले बनाया भी था, उन सबों को सुनने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने ये वीडियो तैयार किया है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक आग्रह आपसे करूंगा कि ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल का जो चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अच्छी चीजें आपके सामने लगातार परोसते रहें। देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद।